जावा प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक शुरुआती गाइड है और हमारा मिशन काफी सीधा है। हम ये समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर से कोई उबाऊ काम, जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना, ये हम कैसे करवा सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हम जावा को एक टूल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि कोड और लॉजिक के जरिए हम अपना पहला छोटा मगर काम का टूल कैसे बना सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोड सीखने के बारे में नहीं है, ये एक तरह से सोचने का एक नया तरीका सीखने के बारे में है। हम इस गाइड की मदद से जावा के जो बुनियादी बातें हैं, उन्हें खोलकर देखेंगे ताकि कोई भी नया सीखने वाला इस सफर की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सके। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि बाजार में तो सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, तो हमारे इस मिशन के लिए जावा ही सही टूल क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए? टूल चुनना मतलब आधा काम तो वहीं हो गया। जावा की लोकप्रियता के पीछे कुछ बहुत मजबूत वजह हैं। सबसे पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी वजह है इसकी प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक बार लिखो कहीं भी चलाओ वाला कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल वही। इसका असली मतलब है आजादी। सोचिए, पुराने जमाने में अगर आप विंडोज के लिए कोई प्रोग्राम लिखते थे तो वो मैक पर नहीं चलता था। अच्छा। आपको मैक के लिए बिल्कुल अलग से कोड लिखना पड़ता था। जावा ने इस समस्या को जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम के जरिए हल किया। जेवीएम? हाँ, जेवीएम एक तरह से एक ट्रांसलेटर है जो आपके कोड और कंप्यूटर के असली हार्डवेयर के बीच बैठता है। तो आप अपना कोड लिखते हैं और जेवीएम ये पक्का करता है कि वो किसी भी मशीन पर चल जाए। किसी भी मशीन पर, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो या आपका फ्रिज। क्या मतलब फ्रिज? सच में? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस जैसे फ्रिज और टीवी में भी जेवीएम हो सकता है। यही जावा की असली ताकत है। ये आपके कोड को हार्डवेयर की सीमाओं से आजाद कर देती है। वाह, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और दूसरा कारण? गाइड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शब्द का जिक्र है, जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा भारी लगता है। हाँ, ये सुनने में तकनीकी लगता है, पर ये सोचने का एक बहुत ही सहज तरीका है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको एक कार का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो आप कार नाम का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। इस ब्लूप्रिंट में आप तय करेंगी कि हर कार के क्या गुण होंगे, जैसे रंग, मॉडल, स्पीड, और वो क्या-क्या काम कर सकती है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप। ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार हो गया। बिल्कुल। अब इस ब्लूप्रिंट से आप हजारों असली कारें यानी ऑब्जेक्ट्स बना सकती हैं। एक लाल रंग की टेस्ला, एक नीली ऑडी। अच्छा, हैं तो दोनों कारें, पर उनके गुण अलग अलग हैं। एकदम सही। ये तरीका सिर्फ कोड को व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि ये हमें असल दुनिया की जटिल चीजों को कोड में आसानी से उतारने की ताकत देता है। अच्छा, गाइड में एक रिच एपीआई का भी जिक्र था, इसका क्या मतलब है? एपीआई का मतलब है पहले से बने हुए कोड की एक विशाल लाइब्रेरी। तो अगर मुझे अपने प्रोग्राम में गणित का कोई जटिल काम करना है, तो मुझे खुद उसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बस जावा की लाइब्रेरी से उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत समय बचाता होगा। बिल्कुल। और आखिर में इसका कम्युनिटी सपोर्ट। दुनिया भर में लाखों जावा डेवलपर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं फंसते हैं, तो पूरी संभावना है कि किसी और ने भी वो समस्या देखी है और उसका हल ऑनलाइन मौजूद है। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा सहारा है। ठीक है, तो हमने अपना टूल बॉक्स चुन लिया है। अब इसमें से पहला औजार निकालते हैं। कहते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत हेलो वर्ल्ड से होती है। हाँ, ये एक परंपरा जैसी है। ये हमारा पहला कदम है जिससे हमें भाषा के सिंटैक्स, मतलब उसकी लिखावट और नियमों का अंदाजा लगता है। जावा में ये कुछ ऐसा दिखता है: पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, system.out.println हेलो वर्ल्ड बंद। ईमानदारी से कहूं तो ये दूसरी लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थोड़ी डरावनी लग रही है। इतने सारे शब्द एक साथ। मैं समझ सकती हूँ। बहुत से शुरुआती लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं और बस रट लेते हैं, पर असल में ये कोई डरावना मंत्र नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये जेवीएम के लिए एकदम साफ निर्देश है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पब्लिक का मतलब है कि इस हिस्से को कोई भी कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। स्टैटिक मतलब है कि इसे चलाने के लिए पहले हेलो वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सीधे क्लास से ही चल सकता है। और वो स्ट्रिंग आर्ग्स? वो भविष्य के लिए है। अगर हमें प्रोग्राम शुरू करते समय
बाहर से कोई जानकारी देनी हो। अरे वाह! तो ये सिर्फ कुछ नियम हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि प्रोग्राम कहाँ से और कैसे शुरू करना है। ये उतना भी डरावना नहीं है जितना लग रहा था। और आखिरी लाइन तो सीधी-सादी लग रही है। हाँ, system.out.println का सीधा मतलब है सिस्टम के आउटपुट कंसोल पर एक लाइन प्रिंट करो जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हो। और वो आखिरी में सेमीकोलन? हाँ, जावा में हर निर्देश के अंत में वो सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाने जैसा है। ठीक है, तो टेक्स्ट प्रिंट करना समझ आ गया, लेकिन हमारे मिशन यानी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब हमें संख्याओं को कहीं रखना होगा और फिर उन्हें बार-बार जोड़ने का कोई तरीका चाहिए होगा, सही? बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर प्रोग्रामिंग के दो सबसे जरूरी हिस्से आते हैं, वेरिएबल्स और लूप्स। वेरिएबल्स और लूप्स। या कह सकते हैं डिब्बे की तरह होते हैं। जैसे हमें संख्याओं को रखना है तो हम इंट यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। और अगर दशमलव वाली संख्या हो तो डबल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई नाम या वाक्य रखना हो तो स्ट्रिंग का। तो हमारे मिशन के लिए हमें एक इंट वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम 1, 2, 3 जैसी संख्याएं रखेंगे, और एक और इंट वेरिएबल जिसमें हम इन सब का जोड़ रखेंगे। एकदम सही। और अब आता है दूसरा जादुई हिस्सा, लूप्स। लूप्स का काम है किसी भी निर्देश को बार बार दोहराना। अच्छा, तो आपको 1 से 100 तक जोड़ने के लिए 1 + 2 + 3 ऐसे 100 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक लूप को बताएंगे कि 1 से शुरू करो, 100 तक जाओ, और हर बार संख्या को हमारे जोड़ वाले वेरिएबल में डालते जाओ। मतलब लूप हमारे लिए सारा मेहनत वाला काम कर देगा। ये तो कमाल है। तो अब हमारे पास संख्याएं रखने के लिए वेरिएबल्स हैं और उन्हें बार बार जोड़ने के लिए लूप्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास लेगो के सारे टुकड़े आ गए हैं। अब इन्हें जोड़कर असल में कुछ काम की चीज कैसे बनाएं? बहुत बढ़िया सवाल। चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर अपना संख्या जोड़ने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम यूजर से पूछेगा कि उसे कहाँ तक की संख्याओं का जोड़ चाहिए और फिर नतीजा बताएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। कोड कैसा दिखेगा? कोड कुछ ऐसा दिखेगा। import java.util.scanner, public class sum of numbers, public static void main string args, scanner reader is equal to new scanner system.in, system.print enter a number, int n is equal to reader.nextin, int sum is equal to 0, for int I is equal to 1, I is equal to n, I plus plus, sum is equal to sum plus I, dot j, system.println, the sum is plus sum, dot j. ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड से थोड़ा बड़ा है, पर चलिए इसे लाइन दर लाइन समझते हैं। हाँ, सबसे ऊपर import java.util_scanner का क्या मतलब है? ये ऐसा है जैसे आप खाना बनाने से पहले अपनी रसोई में बाहर से कोई खास मसाला ला रहे हो। स्कैनर जावा की लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ एक टूल है जो यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है। अच्छा, तो import से हम जावा को बता रहे हैं कि हमें इस टूल की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। समझ गया। फिर हमने लिखा है स्कैनर रीडर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। हाँ, यहाँ हम उस स्कैनर टूल का एक ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी एक कॉपी बना रहे हैं जिसका नाम हमने रीडर रखा है। अच्छा, ये रीडर अब यूजर से इनपुट पढ़ने का काम करेगा। बिल्कुल। ठीक है। अगली दो लाइनें यूजर को एक मैसेज दिखाती हैं और फिर reader.nextEnd का उपयोग करके यूजर जो भी नंबर टाइप करता है उसे पढ़कर n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेती हैं। तो अब n में वो नंबर आ गया जहां तक हमें जोड़ना है। इसके बाद int sum equals to 0 लिखा है। ये हमारा खाली डब्बा है ना? बिल्कुल। हमने सम नाम का एक डब्बा बनाया और शुरुआत में उसमें 0 डाल दिया क्योंकि अभी तक हमने कुछ जोड़ा नहीं है। और अब आता है असली जादू। हाँ, फॉर i is equal to 1, i less than equal to n, i plus plus, ये हमारा फॉर लूप है। इसके अंदर 3 हिस्से हैं। int i is equal to 1 का मतलब है कि हम 1 से गिनती शुरू कर रहे हैं। i less than equal to n का मतलब है कि हमें तब तक चलते रहना है जब तक हम यूजर के दिए नंबर n तक नहीं पहुंच जाते। और i++ का क्या मतलब है? i++ का मतलब है i में 1 जोड़ दो। तो ये लूप हर चक्कर के बाद i की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। तो लूप पहली बार 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और ऐसा n तक चलता रहेगा। और हर चक्कर में ये सिर्फ एक काम करेगा, sum is equal to sum plus i। हाँ। हाँ, अच्छा, तो पहली बार ये सम में
1 जोड़ेगा, दूसरी बार सम में 2 जोड़ेगा, और इसी तरह जब लूप खत्म होगा तो सम में 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का जोड़ इकट्ठा हो चुका होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। और आखिर में system.out.println the sum is plus sum उस अंतिम जोड़ को स्क्रीन पर दिखा देता है। वाह! इस एक छोटे से प्रोग्राम में हमने यूजर इनपुट, वेरिएबल्स, एक लूप और आउटपुट सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। ये शानदार है। अब मुझे सच में लग रहा है कि मैं ये खुद कर सकता हूँ। तो अगर किसी को आज ही शुरू करना हो तो उसे असल में क्या करना होगा? और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? शुरुआत करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा का इंजन है जिसमें कंपाइलर और सारी जरूरी लाइब्रेरीज होती हैं। और दूसरी? दूसरा एक अच्छा IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कोड लिखने के लिए एक स्मार्ट नोटबुक की तरह काम करता है। इंटेलिजे आइडिया या इक्लिप्स बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, ये गलतियां पकड़ने में मदद करते हैं? हाँ, ये आपकी गलतियां पकड़ने और कोड को व्यवस्थित करने में बहुत मदद करते हैं। और गलतियों के बारे में क्या? मैं जानता हूं कि मैं बहुत गलतियां करूंगा। हर कोई करता है। गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आमतौर पे 3 तरह की गलतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है सिंटैक्स एरर। ये रेसिपी में स्पेलिंग मिस्टेक करने जैसा है, जैसे सेमीकोलन भूल जाना। आपका IDE ऐसी गलतियों को तुरंत लाल रंग में दिखा देता है। ठीक है, ये तो आसान लग रहा है। दूसरी? दूसरी है लॉजिकल एरर, और ये थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। इसमें रेसिपी तो सही लिखी है, पर आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया। ओहो! मतलब प्रोग्राम चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, पर नतीजा गलत आएगा। जैसे आपको जोड़ना था, पर आपने गलती से घटाने का कोड लिख दिया। इन्हें ढूंढने के लिए अपने लॉजिक को ध्यान से जांचना पड़ता है। और तीसरी? तीसरी है रन टाइम एरर। ये वो गलतियां हैं जो प्रोग्राम चलते चलते अचानक आ जाती हैं, जैसे किसी संख्या को 0 से भाग देने की कोशिश करना। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप एक पिज्जा को शून्य लोगों में बांटने की कोशिश कर रही हो। कंप्यूटर को समझ ही नहीं आता कि क्या करे और वो क्रैश हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, हर प्रोग्रामर को अपना पहला अनंत लूप यानी इन्फिनिट लूप याद रहता है। मैंने एक बार वाइल लूप में कंडीशन बदलना भूल गई थी और मेरा कंप्यूटर लगभग हैंग हो गया था। हाँ, ये तो सबके साथ होता होगा। हाँ, ये एक ऐसी गलती है जो आप एक ही बार करते हैं। तो आज हमने सिर्फ जावा के बारे में नहीं सीखा, बल्कि हमने ये सीखा कि एक समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है और फिर उन हिस्सों को कोड में कैसे बदला जाता है। हमने एक मिशन के साथ शुरुआत की और उसे पूरा करने के लिए वेरिएबल्स, लूप्स और लॉजिक जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और ये नींव बहुत मजबूत है। इन मूल बातों को अच्छे से समझना आपको आगे चलकर जटिल चीजें सीखने में बहुत मदद करेगा। याद रखें, अभ्यास और धैर्य ही कुंजी है। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक छोटी सी सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने क्लास को एक ब्लूप्रिंट के रूप में समझा, जैसे कार बनाने का ब्लूप्रिंट। अब जरा सोचिए, अगर आपको अपने रोज के किसी काम का ब्लूप्रिंट बनाना हो, जैसे चाय बनाने की विधि या सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने की प्रक्रिया, तो उसके वेरिएबल्स यानी गुण क्या होंगे और उसके मेथड्स यानी कार्य क्या होंगे? ये सोच आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में और गहराई से उतरने में मदद करेगी।